न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरू हो गया है 5 राज्यों का सबसे बड़ा चुनावी शो ऐलाने जंग। जाति शास्त्र के जरिए विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। पटना से जो जाति का जिन निकला वो देश के चुनावी राज्यों तक अब पहुंचना शुरू हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के जाति शास्त्र का जवाब दिया है अपने ब्रह्मास्त्र से। छत्तीसगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के तोड़ के लिए हिंदू कार्ड खेल दिया है। आरोप लगाया कि विपक्ष जाति के नाम पर हिंदुओं को ही बांटने में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में दिए इस बयान का असर आगे दिखेगा। पहले आप देखिए छत्तीसगढ़ की वो सियासी लड़ाई जिसमें मोदी ने हिंदू कार्ड चला है। मां दंतेश्वरी के दर पर आज पीएम मोदी ने शीश झुकाया और पूजा अर्चना की। मां दंतेश्वरी का ये मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने जगदलपुर में योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम से सीएम भूपेश बघेल नदारद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं आते हैं। इसके 2 कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। और इसके बाद पीएम मोदी जगदलपुर में बीजेपी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्हें छत्तीसगढ़ी जैकेट और पारंपरिक मुकुट पहनाया गया। फिर जब पीएम ने मंच से माइक संभाला तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर पहली बार बोले और कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। एक तरफ जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी ने बीजेपी का स्टैंड क्लियर किया, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जीत का परचम लहराना बाकी है, क्योंकि 5 चुनावी राज्यों में यहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है और कभी बीजेपी का गढ़ रहा बस्तर अब बीजेपी मुक्त हो चुका है। जब भी बस्तर की धरती पे आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। पीएम मोदी ने मंच से जिन बलिराम कश्यप का जिक्र किया वो बस्तर और बीजेपी की सियासत की धुरी थे। 4 बार बस्तर से सांसद चुने गए, लेकिन साल 2011 में उनकी मौत के बाद बस्तर में कमल मुरझा गया। 2003 में बस्तर की 12 में से 9 सीट बीजेपी को मिली। 2008 में बस्तर में 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन बलिराम कश्यप की मौत के बाद 2013 में बस्तर में बीजेपी 4 सीट पर सिमट गई और 2018 में बीजेपी को यहां सिर्फ 1 सीट मिली। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी बस्तर जिले की 1 सीट को भी गंवा चुकी है। फिलहाल बीजेपी बस्तर में 0 पर है और बस्तर में बलिराम फैक्टर की कमी महसूस कर रही है और 0 से सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए रणनीतियों को धार दे रही है। मोदी 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 मोदी। आज जब जगदलपुर में पीएम मोदी मंच पर थे तो उनके ठीक बगल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद थे। पीएम मोदी रमन सिंह के साथ काफी वक्त तक बात करते दिखे। ये तस्वीरें 2 दिन पहले हुई बीजेपी की चुनावी समिति की बैठक का प्रतिबिंब नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी मौजूदा विधायकों को टिकट देने जा रही है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट से अभी विधायक हैं। पहले माना जा रहा था कि रमन सिंह को पार्टी साइडलाइन कर रही है, लेकिन अब मौजूदा विधायकों को टिकट देने की खबर आने के बाद एक बार फिर से लग रहा है कि रमन सिंह पर पार्टी भरोसा जता रही है।
वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कई सांसदों को भी टिकट देने की खबर है। देखिए, बिहार में जाति गणना के आंकड़े कल आए, लेकिन कांग्रेस महिला आरक्षण के बहाने ओबीसी को साधने की कोशिश पहले से कर रही है। आखिर कांग्रेस और विपक्ष का जाति शास्त्र की राजनीति, इसके मायने क्या हैं? मोदी ने हिंदू कार्ड का ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया है? ये सब कुछ समझने के लिए सीएसडीएस का आंकड़ा जानना आपके लिए जरूरी है, जो बताता है चुनाव दर चुनाव ओबीसी वोटर्स का मूड किस तरीके से बदला है और कैसे ओबीसी वोटर के जरिए बीजेपी मजबूत होती आई है। ये आंकड़े जो अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे, गौर से इनको देखिए। 2009 के चुनाव में जहां 22% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 2014 में आंकड़ा बढ़ा 34% पर पहुंचा और 2019 में तो और बढ़कर 44% पर पहुंच गया ओबीसी वोटर बीजेपी के पाले में। कांग्रेस को ओबीसी वोट 2009 में 24% मिलता है, 2014 में और 2019 में ये आंकड़ा 14 और 19 में बराबर रहता है, लेकिन 2009 के मुकाबले घट जाता है, 15% रहता है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात की जाए तो 2009 में क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 54% ओबीसी वोट गया था, जो 2014 में 51% पर आया और 2019 में तो इसमें काफी गिरावट देखने के लिए मिली है, ये 41% ही रह गया। अब इसी ओबीसी वोट को कांग्रेस और उसके सहयोगी, मतलब जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी इस वोट को बचाने की कोशिश, वो ब्रह्मास्त्र हिंदू कार्ड जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज खेला गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी और शाम को वो दूसरे चुनावी राज्य तेलंगाना पहुंच गए। निजामाबाद से बीआरएस और कांग्रेस दोनों पर परिवारवाद के तीर चलाए। दक्षिण के कर्नाटक में सत्ता गंवा चुकी बीजेपी की उम्मीदें अब तेलंगाना पर आकर टिक गई हैं और इन उम्मीदों को ब्रांड मोदी और संगठन के आश्रय धार देने की तैयारी जोरों पर बीजेपी की। मोदी का मिशन दक्षिण पथ देखिए। फूलों की बरसात और ओपन जीप में कुछ इस तरह पीएम मोदी तेलंगाना की चुनावी फिजा में नजर आए। उससे पहले निजामाबाद से पीएम मोदी ने आज तेलंगाना को योजनाओं की सौगात दी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इस योजना का लाभ तेलंगाना के कई जिलों को मिलने वाला है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस लिहाज से चर्चा सियासी दलों की सेहत की भी है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी ने निजामाबाद से हुंकार भरी और निशाने पर कांग्रेस से लेकर बीआरएस तक को लिया। पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है। कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है। दक्षिण की सत्ता से बेदखल हो चुकी बीजेपी तेलंगाना के जरिए साउथ की राजनीति में एंट्री की कोशिश में है। पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी का प्रदर्शन खास ना रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हैं। खुद निजामाबाद की धरती इस बात की गवाह है। 2019 में बीजेपी को तेलंगाना में लोकसभा की 4 सीट मिली। निजामाबाद में बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने सीएम केसीआर की बेटी कविता को हराया। 2024 में बीजेपी की जिन राज्यों पर खास नजर है, उनमें तेलंगाना भी शामिल है। इसी क्रम में यूपी के संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि तेलंगाना में कमल खिलाने के लिए जमीन तैयार हो सके। और इन तैयारियों का असली लिटमस टेस्ट विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। भारत जैसे लोकतंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं। और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है।
प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। ब्रांड मोदी के जरिए बीजेपी दक्षिण के दरवाजे खोलने की कोशिश में है। क्या बीजेपी बीआरएस और कांग्रेस की चुनौती को पार कर तेलंगाना में नया इतिहास लिख पाएगी? और अब बात चुनावी राज्य राजस्थान की। राजस्थान पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। तारीखों को लेकर हालांकि अभी सस्पेंस है, लेकिन सियासी टक्करों को लेकर चर्चा जो है वो जोरदार है। परसों बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई उससे खबर छनकर सामने आई और ऐसा उससे लग रहा है कि राजस्थान का जो चुनावी एपिसेंटर है अब वो बनने जा रहा है सरदारपुरा। सरदारपुरा की तरफ मुड़ता हुआ पूरा चुनाव राजस्थान का नजर आ रहा है। तस्वीरें बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ध्यान से लिस्ट पढ़ते नजर आ रहे हैं और बैठक में मौजूद अन्य पदाधिकारी भी काफी गंभीरता से लिस्ट पर नजर गड़ाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की 54 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। ये वो सीटें हैं जिनको बीजेपी ने बी कैटेगरी में रखा है, यानी कि इन 54 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। ये वो विधानसभा सीट से जहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक हैं। राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की अदावत नई नहीं है। कोर्ट से लेकर चुनावी पिच तक दोनों दो हाथ कर चुके हैं और सूत्रों की माने तो जोधपुर की सरदारपुरा सीट एक बार फिर गहलोत वर्सेस शेखावत की जंग की गवाह बनने जा रही है। मैं क्या भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? मुझे लगता है ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का विशेषाधिकार है। बोर्ड तय करेगा, जो जिसके लिए भूमिका तय करेगा उस भूमिका के साथ काम करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में कोई चयन करने का अधिकार नहीं है। अगर पार्टी का हाईकमान तय करेगा मुझे करना ही है। और अगर ऐसा होता है तो टक्कर जोरदार होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति को जब गहलोत ने अलविदा कहा तो सरदारपुरा को ही अपना सियासी ठिकाना बनाया। गहलोत 1998 से लगातार 5वीं बार सरदारपुरा सीट से विधायक हैं। 2013 में कांग्रेस जोधपुर जिले की 10 में से 9 सीटें हार गई थी। तब भी अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में जीत का परचम लहराया। तेलंगाना की सियासी ताकत एआईएमआईएम के ओवैसी नए रंग में नजर आए हैं और चुनावी माहौल में उनके इस नए लुक की चर्चा हैदराबाद से लेकर देश भर में जोरों पर हो रही है। सिर पर जालीदार टोपी और बदन पर शेरवानी, लेकिन गले में भगवा रंग का पटका और अगल बगल में मौजूद लोगों के माथे पर तिलक और त्रिपुंड। ये तस्वीरें खुद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट की हैं। तेलंगाना में चुनाव है, लिहाजा ओवैसी के गले में भगवा वाली ये तस्वीरें वायरल हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी 76 करोड़ की योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस सीट से अभी ओवैसी की पार्टी के विधायक जीते हुए हैं। तेलंगाना में चुनाव है, लिहाजा ओवैसी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। यूं तो रंगों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सियासत में हर रंग के मायने हैं, हर रंग की पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है और जिस भगवा रंग में ओवैसी की तस्वीरें वायरल हैं, उस रंग को बीजेपी से जोड़ा जाता है। मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले ओवैसी के गले का भगवा पट्टा बताता है कि इस बार हिंदू वोटरों पर भी ओवैसी की पूरी नजर है। वैसे इससे पहले भी ओवैसी 2018 में भगवा साफा बांधकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।